केदारनाथ धाम में सोना चोरी को लेकर हुए बवाल के बाद अब चांदी चोरी का मामला भी तूल पकड़ने लगा है। सोना चोरी के बाद अब मंदिर में लगी चांदी की प्लेटों को लेकर बिहार पर हमलावर है। वहीं अब बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि हर चीज का अपना एक रिकॉर्ड रजिस्टर होता है। मंदिर में लगा चांदी उत्तराखंड सरकार के खजाने में जमा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में कोई अराजकता का राज नहीं है जो यहां से चांदी चोरी हो जाएगी। कुछ लोगों को पता है कि केदारनाथ के नाम पर उनकी टीआरपी बढ़ जाती है, इसलिए वो इस प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। समय केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव भी होने, तो इस कारणों से कांग्रेस मानसिकता से ग्रसित लोग और कांग्रेस के लोग इस प्रकार के विवाद उठा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कोई सरकारी व्यवस्थाएं होती है इस तरीके से तो चांदी कैसे गायब हो सकती है? क्या कुछ अधेरगर्दी है, क्या अराजकता है इस प्रदेश में कि इस प्रकार से कोई गायब कर देगा? सब चीज़ों का स्टॉक रजिस्टर होता का उनको भंडारण करने का होता है, जो हमारा खजाना होता है उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है, उसके व्यवस्थाएं होती है। तो इन व्यवस्थाओं को इतना आसान नहीं होता आरोप लगाने, क्योंकि आप जानते हो कि केदारनाथ धाम के नाम पर आज के दिन में कुछ भी वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाल करके उनकी टीआरपी पर बात पैदा करना, इस प्रकार के ये। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, पहले सोना चोरी का मामला विवाद में रहा और अब चांदी चोरी की बात की जा रही है। क्या ये मामला है और अभी किस तरह की चर्चाएं हैं? बिल्कुल विशाल, क्योंकि मैं बात करूँ केदारनाथ धाम में, क्योंकि सोना चोरी का मामला एक चर्चित मामला अपने आप में रहा है। जब जो है 280 किलो सोने की बात की थी, लेकिन उस 280 किलो सोने को जो है बीकेटीसी ने सरासर नकारा है कि 280 किलो सोना नहीं लगाया, बल्कि 1000 किलो तांबे की प्लेट लगी है और उसके ऊपर से 13 ग्राम के करीबन जो है सोने की कवर जो है, सोने की बरक्स जो है वो चढ़ाया गया है। इस प्रकार का ये मामला है। और उसके बाद जो चांदी चोरी का मामला, दरअसल ये मामला है कि जब केदारनाथ धाम में सोना चढ़ाया गया था उससे पूर्व जो है पूरा गर्भगृह जो था वो चांदी से मंडित था। लेकिन अब विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि जब आपने जो है सोने की प्लेट चढ़ाई है तो वो चांदी कहाँ गया? जो 1000 किलो उस समय चांदी से जो है पूरा गर्भगृह मंडित किया गया था, वो चांदी अब कहाँ है? इसको लेकर लगातार विपक्ष जो है सरकार को घेर रहा है। खासकर बीकेटीसी पर जो है विपक्ष इस समय हमलावर है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बीकेटीसी के अध्यक्ष हैं अजेंद्र अजय, उनका ये कहना है कि जो चांदी है वो उत्तराखंड के सरकार के खजाने में संरक्षित है। बीकेटीसी की निगरानी में वो 1000 किलो जो चांदी की प्लेटें हैं वो संरक्षित थी। और विपक्ष इसको केदारनाथ, क्योंकि विधानसभा में अब उपचुनाव होने हैं, उसके लिए विपक्ष जो है इसको इस मुद्दे को बेवजह भुना रहा है। और कहीं ना कहीं केदारनाथ पर किसी प्रकार की वीडियो बनाने में जिस प्रकार की टीआरपी बढ़ जाती है, ये बात अजेंद्र अजय कह रहे हैं लगातार, क्योंकि बीकेटीसी के अध्यक्ष जो है वो इस बात को कहते आ रहे हैं अगर किसी के पास सोना चोरी या चांदी चोरी से संबंधित कोई भी प्रमाण हो तो वो उसको लाएं, कोई रजिस्टर अथॉरिटी से जो है उसकी जाँच कराएं और उसके बाद जो है न्यायिक प्रक्रिया उसके ऊपर की जाएगी। अन्यथा जो है बेबुनियादी आरोप आप जो है केदारनाथ के नाम पर, खासकर बीकेटीसी के ऊपर आप बेबुनियादी आरोप ना लगाएं। से अभी मुक्तेश्वरानंद भी लगातार ये बातें उठाते रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि 228 किलो सोना चोरी हो गया। तो क्या माने, अब किस तरह की चर्चा को तूल भी दिया जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन बाय इलेक्शन होने हैं केदारनाथ में। तो क्या यही वजह है कि जो इतना ज़्यादा ये मामला गरमाया हुआ है हाल फिलहाल में? बिल्कुल विशाल, क्योंकि 280 किलो सोना जो था वो इस बात को जो है बीकेटीसी सरासर नकार रही है। लगातार बयान जिस प्रकार से बीकेटीसी के अध्यक्ष के जो वो स्पष्ट रूप से इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 1000 किलो तांबे की प्लेट लगाई गई है। और वो इस बात को उन्होंने ये बात भी कही कि आप भारत के किसी भी बड़े मंदिर का भ्रमण कीजिए जहाँ पर गर्भगृह सोने से मंडित है, वहाँ पर पहले तांबे की प्लेटें अंदर से कवर की जाती हैं और उसके बाहर से जो है फिर सोने का वर्क चढ़ाया जाता है। इस बात को हालांकि बीकेटीसी के अध्यक्ष ने जो है प्रूफ कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष इस बात को नहीं मान रहा है। वहीं जो है शंकराचार्य भगवान जिस प्रकार से लगातार बीकेटीसी पर आरोप लगाते आ रहे हैं
हैं, तो बीकेटीसी के अध्यक्ष का उनको भी जो है उनको भी चेतावनी दी है कि आप आएँ और उस बात को प्रमाणित करें। लेकिन अब क्योंकि राजनीतिक परिदृश्य से हम देखें, हालांकि अब उत्तराखंड में केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत जो थी, उनके निधन के बाद अब केदारनाथ विधानसभा खाली हो गई है। केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, इसके बाद निकाय चुनाव होने हैं और उसके तुरंत ही बाद 30 स्तरीय पंचायत चुनाव जो हैं राज्य में होने हैं। और ऐसे में जिस प्रकार से धर्म की राजनीति बीजेपी करती है, तो उसी का आड़ लेकर यहाँ पर कांग्रेस इस समय लगातार केदारनाथ के ऊपर राजनीति कर रही है। क्योंकि जिस प्रकार से अगर अध्यक्ष इस बात को स्पष्ट करता है, अध्यक्ष इस बात की खुली आपको चेतावनी देता है कि आप प्रमाण इकट्ठा कीजिए, आप जो है प्रामाणिकता स्पष्ट कीजिए, उसके बाद भी अगर विपक्ष लगातार इस मामले को भुनाता आ रहा है, तो राजनीतिक परिदृश्य से कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि केदारनाथ उपचुनाव हो या निकाय चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, उसके लिए विपक्ष कहीं ना कहीं एक नया मुद्दा तैयार करके सरकार को जो है घेरने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और लखनऊ से बड़ी खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य संघमित्रा मौर्य कोटे से फरार घोषित। एमपी एमएलए कोर्ट ने पिता बेटी को फरार घोषित किया है। बिना तलाक लिए धोखाधड़ी करके विवाह करने का मामला बताया जा रहा है। संघमित्रा मौर्य पर दीपक स्वर्णकार ने दर्ज कराया था केस। 3 बार समन, 2 बार जमानती वारंट और 1 बार एनबीडब्ल्यू हुआ था जारी, यानी कि नॉन बेलेबल वारंट भी जारी हो चुका था। और संघमित्रा मौर्य समेत 5 पर केस दर्ज भी किया गया था। कोर्ट में एक भी सुनवाई में नहीं पहुंचे थे पिता और बेटी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां में कोर्ट में एक बार भी सुनवाई के दौरान पिता और बेटी नहीं पहुंचे। स्वामी प्रसाद मौर्य संघमित्रा मौर्य कोर्ट से फरार घोषित किए गए हैं। और यूपी हेड प्रदीप आनंद श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, क्या ये पूरा मामला था और अभी किस तरह की तैयारियां हैं कार्रवाई की? देखिए, संघमित्रा मौर्य और उनके पिता उत्तर प्रदेश के राजनीति में समय समय पर जो है उनका नाम एक आता रहता है। और संघमित्रा मौर्य काफी पहले से इस मामले में, ये पूरा जो मामला था वो इनके गबनबाजी का था और संसदीय क्षेत्र में तमाम ऐसी चीजें थी जिसको इन्होंने गलत तरीके से पेश किया था, जिसको लेकर पीआईएल दाखिल किया गया था, उस पर जो है सुनवाई हुई थी। अब एमपी एमएलए कोर्ट ने जो है इसमें एक्शन लिया है और इनके खिलाफ जो है गैर जमानती वारंट जारी किया है। इनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। अगर ये सरेंडर करते हैं तो बेहतर है, लेकिन अगर ये सरेंडर नहीं करते हैं, ये लापता अगर हैं, तो निश्चित रूप से इनकी गिरफ्तारी होगी और उत्तर प्रदेश पुलिस इनको गिरफ्तार करके फिर कोर्ट को सौंपेगी और फिर कोर्ट अपने तरीके से, अगर पुलिस चाहेगी तो इनको रिमांड पे देगी या फिर कोर्ट अपने तरीके से जो भी सजा मुकर्रर करनी होगी वो करेगी। फिलहाल इन दोनों की जो मुसीबतें हैं वो उत्तर प्रदेश में फिलहाल अभी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं से जो तथ्य सामने आए हैं, जिन तरह ये 6 साल 5 साल पुराना जो मामला है, इसमें जो भी तथ्य सामने आए हैं, उन तथ्यों के आधार पर ही एमपी एमएलए कोर्ट ने जो है ये एक्शन लिया है। बिल्कुल प्रदीप जी, आप बने रहिए हमारे साथ। और लखनऊ से बड़ी खबर, शताब्दी पर हुई पत्थरबाजी, यात्रियों में मची अफरा तफरी। शाहदरा बी पैनल के पास हुआ बड़ा पथराव। तो ये बड़ी खबर पर शताब्दी पर पथरावबाजी हुई है और ऐसे में यात्रियों में भी अब अफरा तफरा मची। साथ ही शाहदरा बी पैनल के पास ये पथराव हुआ है। और प्रदीप जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, क्या हुआ, ये क्या कुछ पूरी घटना है और क्या पता चल पाया है कि कौन लोग इस घटना में शामिल थे, क्यों ये पथराव हो गया? देखिए, लखनऊ शताब्दी मेल जो दिल्ली से चल के लखनऊ आती है, शहादरा के पास इस गाड़ी के ऊपर जो है पत्थरबाजी हुई थी। और ये पत्थरबाजी क्यों हुई, कैसे हुई, इसकी जांच तो रेलवे के साथ साथ जीआरपी और जो इंटेलिजेंस है वो कर ही रही है। अभी कोई तथ्य सामने नहीं आया है, लेकिन ये है कि पत्थरबाजी में जो गाड़ी की खिड़कियां हैं वो उनको नुकसान हुआ है। एसी बोगी होती है शताब्दी एक्सप्रेस में, सारी जो भी जिन जिन बोगियों में निशाना बनाया गया उन बोगियों में जो है वहाँ यात्री थे, लखनऊ तक काफी मुश्किल से सफर तय कर पाए। फिलहाल सारे यात्री अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे देश में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर है
कहीं एक्सीडेंट होता है, कहीं इस तरह से पत्थरबाजी की घटनाएं सुनाई देती हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस पे कितनी बार पत्थरबाजी की घटनाएं सुनाई देती हैं, लेकिन इस पर जो रेलवे मंत्रालय है, रेलवे बोर्ड है, वो कोई उचित और ठोस कार्रवाई नहीं कर पाता है। जरूरत है ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की, ताकि वो एक नजीर बने और आगे आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं ना हो। प्रदीप जी, क्या कोई घायल भी बताया जा रहा है इस दौरान? निश्चित रूप से जब पत्थरबाजी हुई है और लोगों के अंदर भागदौड़ मची है तो कुछ हल्की चोटें यात्रियों को आई हैं, लेकिन वो चोट फर्स्ट एड दे के उनको वहीं पर जो है ठीक कर लिया गया है। बहुत ज्यादा चोटी कोई यात्री नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह की घटनाएं अगर हो रही है तो निश्चित रूप से इस पर जो है रेलवे बोर्ड को और इस पे विचार करना चाहिए और क्या कुछ हो सकता है, कैसे इन घटनाओं से हम निर्वीर हो सकते हैं, इस पर मंथन करके इन घटनाओं से दूरी बनानी चाहिए। बिल्कुल प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और प्रयागराज से बड़ी खबर, भारत स्काउट में कार्यक्रम का आयोजन, यूपी सरकार के मंत्रियों का लगेगा जमावड़ा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कई मंत्री रहेंगे मौजूद। मंत्री स्वतंत्र देव, दिनेश प्रताप सिंह प्रयागराज में रहेंगे मौजूद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कई मंत्रियों का जमावड़ा लगने वाला है। मंत्री स्वतंत्र देव, दिनेश प्रताप सिंह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। भारत स्काउट में कार्यक्रम का ये आयोजन किया गया है और यूपी सरकार के मंत्रियों का आज जमावड़ा लगने जा रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कई मंत्री इस दौरान मौजूद रहे। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश प्रताप सिंह प्रयागराज में मौजूद रहेंगे। भारत स्काउट्स में कार्यक्रम का आज आयोजन किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कई मंत्री इस दौरान मौजूद भी रहेंगे प्रयागराज में। और प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, यूपी हेड, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आज जिस तरह से यूपी के मंत्रियों का जमावड़ा लगने जा रहा है, क्या कुछ पूरा विषय रहने वाला है और क्या खास ये प्रोग्राम रहने वाला है? पहले तो विषय ये है कि प्रयागराज में जो भारत स्काउट का कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम अपने आप में अनूठा कार्यक्रम है। स्काउट जो है वो पूरे देश के लिए एक नजीर बन के आता है जब भी कोई बड़ी घटना होती है हमारे सामने तो। और ऐसी स्थिति में उनके हौसला अफजाई के लिए बहुत सारे ऐसे स्काउट के सदस्य हैं वो उसमें शामिल हो रहे हैं। जितने भी बड़े मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के सब वहाँ पे शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री को छोड़ दें तो करीब जो भी मंत्रिमंडल है, बड़े जो भी चेहरे हैं, सब शामिल हो रहे हैं। उद्देश्य एक ही है कि प्रयागराज हो, वाराणसी हो या पूर्वांचल हो, जहाँ जहाँ पे जो दिक्कतें रही हैं उन दिक्कतों को सॉल्व करना और जो स्काउट से संबंधित जो भी अवेयरनेस है उनको लोगों के बीच में रखना और कैसे और आगे हम बेहतर काम कर सकते हैं, इस पर मंथन होना। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन ये है कि राजनीति से जुड़े हुए सभी लोग जा रहे हैं तो निश्चित रूप से राजनीति की कुछ बातें वहाँ होंगी। उन बातों में उत्तर प्रदेश का उपचुनाव, इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में अभी संगठन सरकार के बीच में रार मची हुई थी उसको लेकर मंथन, तमाम ऐसी बातें जो हैं वो सामने निकल कर आएंगी। तो कौन कौन बड़े मंत्री इस दौरान शामिल रह सकते हैं इस प्रोग्राम में? दोनों देखिए विशाल, तो के अलावा नंद गोपाल नंदी जो प्रयागराज से ही हैं और दयाशंकर सिंह, संजय निषाद, इस तरह के जो बड़े मंत्री हैं वो सारे लोग यहाँ मौजूद रहेंगे। बिल्कुल प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप यूपी प्रभारी संजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के फरमान से दलितों, पिछड़ों की दुकानें बंद होने वाली हैं। योगी का फरमान दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का रोजगार खत्म कर देने वाला है। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी ने पहले मंदिर प्रवेश पर रोक लगाई थी, अब उनकी दुकान पर कोई खाना नहीं खाएगा और न ही कुछ खरीदेगा। सब कुछ नफरत भाजपा के नस नस में भरी हुई है। दलितों से नफरत, पिछड़ों से नफरत, आदिवासियों से नफरत, अल्पसंख्यकों से नफरत। और जब से ये चुनाव बीजेपी हारी है, इन्होंने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का सारा धंधा, रोजगार, सब कुछ बंद करने का संकल्प ले लिया है। ये
फरमान दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का रोजगार खत्म करने का फरमान है और सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले मोदी जी अब तक खामोश क्यों हैं, उनको जवाब देना चाहिए। योगी जी ने ये जो फरमान जारी किया है, यूपी के बलिया में योगी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सरकार और संगठन वाले बयान से असहमत नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन दोनों बराबर हैं। सरकार के लोग संगठन में आते हैं और संगठन के लोग सरकार में आते हैं। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और मंत्री भी हैं। सरकार और संगठन दोनों रेल की पटरी के। दयाशंकर सिंह ने कहा कि बलिया में मतदाता सम्मान समारोह के दौरान उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। दोनों बराबर है। सरकार के लोग संगठन में जाते हैं और संगठन के लोग सरकार में आते हैं। आप देख नहीं रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज मंत्री हैं। सरकार और संगठन दोनों एक रेल की पटरी की तरह दोनों हैं, दोनों समान गति से आगे बढ़ते हैं, इसलिए दोनों का समान अधिकार है। गोंडा में रेल डिरेल को लेकर अभी तक की कार्रवाई पर पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज सिंह ने कहा है कि रेल लाइन को दुरुस्त कर लिया गया है, विद्युत की व्यवस्था को भी सुदृढ़ कर लिया गया है और जो भी कमियां हैं उसे पूरा करने के लिए कर्मचारी लगे हुए हैं और कुछ समय बाद रेल यातायात बहाल कर दिया जाएगा। अपलाइन पे ट्रेनों के संचालन के लिए फिट कल 23:58 पे काट दिया गया था, लेकिन डाउन लाइन पे मटेरियल ले जाने के लिए और मशीनरी ले जाने के लिए ट्रैफिक ब्लॉक इसका किया गया था, वो कार्य पूरा कर लिया गया है और उसके बाद से पावर ब्लॉक लेकर इसकी वायरिंग वैची की वायरिंग अपलाइन की पूरी की गई और विद्युत ट्रैक्शन के साथ इसका फिट दिया गया है और 17:09 पर भिलाई से पहली मालगाड़ी यहाँ से निकली है, भिलाई से, जो कि साइड से पास हो गई है और इसी के साथ विद्युत ट्रैक्शन के साथ नॉर्मल ट्रेन संचालन अपलाइन से शुरू कर दिया गया है। डाउन लाइन पे जो ट्रैक लिंकिंग का कार्य था, जिसमें स्लीपर बदले जाने थे, स्लीपर नए लगाए गए हैं, रेल लिंक की गई है, जो उस पर बैलास्ट डालने का कार्य है वो किया जा रहा है और इसके साथ ही वायरिंग का कार्य भी किया जा रहा है, तो बहुत ही डाउन लाइन को भी फिट। बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र में स्कूल से घर वापस जा रहे 11 वर्षीय नाबालिग के अपहरण होने से हड़कंप मच गया। समय पर बच्चे के घर न पहुंचने पर परिजनों को चिंता हुई तो परिजनों ने बच्चे की तलाश शुरू कर दी। दिन दहाड़े बच्चे के हुए अपहरण को लेकर पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। सूचना के बाद एसपी समेत पुलिस बल मौके पर पहुंचा और बच्चे की तलाश शुरू कर दी। बता दें, शशांक अपने 4 साथियों के साथ स्कूल वैन में सवार होकर घर के लिए जा रहा था। वैन चालक ने चारों बच्चों को गांव में स्थित परचून की दुकान पर छोड़ दिया और वापस चला गया। 4 बच्चों में से 3 बच्चे तो अपने घर पर पहुंच गए, लेकिन शशांक अपने घर पर नहीं पहुंचा। फिलहाल पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीमें बच्चे की बरामदगी को लेकर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं। हाँ, किडनैप भी हुआ था बच्चा। स्कूल कब हुआ है हमारा? लगभग 2 बजे का है, आज दोपहर। आपको क्या लग रहा है इसमें? अब ये तो डाउट में है, अभी बात अभी क्लियर नहीं कह सकते कि कौन है इसके पीछे। अब क्या चाहते हैं आप? अभी पुलिस कर रही है अपना काम। एक सूचना आई है मीमला गांव थाना धामपुर क्षेत्र में कि एक बच्चा जो है लगभग 10-11 वर्ष का, वो यूजुअली स्कूल से जो है 2 बजे के आसपास अपने घर आता था, वो घर नहीं पहुंचा है। उसके पेरेंट्स ने जो है अपहरण के संबंध में उस समय सूचना दी है और इसमें तत्काल जो है पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर चेक किया गया। वहां पर नाले के पास एक जूता मिला था जो उसके फादर ने बताया कि उसी लड़के का है। हम तत्काल जो है इसमें सीसीटीवी फुटेजेस दिखवा रहे हैं और इसमें जो है लगभग 3 टीमें लगाई गई हैं ताकि उस बच्चे की जल्द से जल्द बरामदगी हो सके। महाराजगंज में एंटी करप्शन की टीम ने छापा मारकर आयुर्वेदिक यूनानी कार्यालय में तैनात बाबू को 10,000 रुपये घूस लेते रंगे-हाथ गिरफ्तार किया है। सिद्धार्थ के निवासी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में तैनात वार्ड बॉय के भाई अमित सिंह ने आरोप लगाया कि कनिष्ठ सहायक रंजन श्रीवास्तव आयुर्वेदिक यूनानी कार्यालय के ने वार्ड बॉय को पूर्व में दिए
गया कार्रवाई और स्पष्टीकरण के मामले में निस्तारण करने के लिए बाबू से 10,000 रुपये की घूस भी मांगी थी। और संवाददाता ब्रजेश गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ब्रजेश, क्या ये मामला था और क्या कोई अभी तक कार्रवाई हो पाई है, कोई ठोस? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यह पूरा मामला जो है आयुर्वेद विभाग का है, जहां पे तैनात जो रंजन श्रीवास्तव ने जो है अपने ही विभाग में तैनात एक कर्मचारी से जो है जांच के नाम पे 10,000 रुपया घूस मांग रहे थे। उसको लेके जो शिकायत करता है उसने बकायदा एंटी करप्शन टीम को इस बात की जानकारी दी और एंटी करप्शन की टीम गोरखपुर की टीम ने कल महाराजगंज में आकर जो बाबू जो रंजन श्रीवास्तव हैं वो 10,000 रुपये जो है लेते हुए एक भोजनालय की दुकान पे 10,000 रुपया घूस ले रहे थे। वहीं पे एंटी करप्शन टीम ने जो है उनको गिरफ्तार कर लिया। हालांकि गिरफ्तार के बाद उनको कोतवाली लाया गया, जहां एंटी करप्शन के तहरीर पे जो है मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई। जी बिल्कुल ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बहराइच में 10 दिन पहले थाना केसरगंज में एक शिक्षक की निर्मम हत्या के मामले में बहराइच की एसओजी और थाना केसरगंज की पुलिस ने खुलासा करते हुए हत्यारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले में मृतक शिक्षक श्याम सिंह का सगा भाई दिवाकर सिंह ही मुख्य अभियुक्त निकला। उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दे दिया। पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने बताया है कि मृतक श्याम ने अपने भाई दिवाकर सिंह को लाखों रुपए दिए थे, जिसको उसने मकान बनवाने और शेयर बनाया था, जिसका हिसाब बार बार श्याम सिंह द्वारा अपने भाई से मांगा जा रहा था और इसी बात के कारण अभियुक्त ने इस घटना को अंजाम दिया है। जी 8 जुलाई 2024 को हुकुम सिंह इंटर कॉलेज में तैनात एक सहायक अध्यापक श्याम सिंह उर्फ शिवम सिंह की हत्या कर दी गई थी और उनका जो शव है पुलिस को लगभग रात को 9:30-10 बजे उसकी जानकारी हुई थी। कोनारी गांव में एक नहर के पास ये शव प्राप्त हुआ था। उसके उपरांत जो इस मुकदमे में वादी बने थे उनके सगे भाई दिवाकर सिंह वही उसमें मुख्य अभियुक्त पाए गए हैं और उनका सहयोग करने वाले राजनारायण और रूपनारायण उनके 2 ड्राइवर्स हैं जो आपस में संबंधी हैं, कजन्स हैं। और जो इनमें आपस में तनाव की स्थिति थी वो इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि ये जो दिवाकर सिंह है जो मुख्य अभियुक्त है ये शेयर मार्केट में काफ़ी पैसा लगाते थे और हाल ही में दोनों भाई ज़मीन में भी इन्वेस्ट कर रहे थे। कई इनके बड़े खर्चे हो रहे थे और इनके जो बड़े भाई हैं इनसे उसका हिस्सा पूछते थे और शेयर मार्केट में जो इनको मुनाफा नुकसान हो रहा था उसके संबंध में पूछताछ करते थे, जिससे परेशान होकर इन्होंने। कानपुर के नजीराबाद थाना क्षेत्र के हर्षनगर इलाके में रहने वाले अधिवक्ता अश्विनी सोनकर वारसी के घर के बाहर 2 नकाबपोश बाइक सवारों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग की वजह से इलाके में सनसनी फैल गई। पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। हालांकि इस घटना में किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस त्रिनेत्र अभियान के अंतर्गत लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी चेक कर रही है। डायल 112 पर यह सूचना दी गई कि उनके घर के सामने 2 अज्ञात युवकों द्वारा फायरिंग की गई। जैसे ही यह सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, तत्काल स्थानीय पुलिस बल के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को देखा जा रहा है। इस फायरिंग में किसी व्यक्ति को कोई इंजरी नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त हो गई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर कानून व्यवस्था की